प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के बीच में मैं हिंदी विषय का पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो व्याकरण में संधि भाग है उस संधि भाग को लेकर आया हूँ। संधि चाहे वह क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर क्लास में संधि आती है। लेकिन यहाँ मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह 9th के लिए, 10th के लिए और 11th 12th सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए बताने जा रहा हूँ, जिसमें 9th क्लास में दीर्घ संधि और गुण संधि, ये दो संधियां 9th क्लास के लिए हिंदी में हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। फिर दो संधियां हैं जो 10th के पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, आप लोगों को पता होगा। वह है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। ये दो संधियां 10th के पाठ्यक्रम में है। एक संधि और है, वह है अयादि संधि। अयादि संधि। इस तरह से 5 संधियां आज आप लोगों को बताएंगे, जिसमें 9th में, 10th में, फिर 11th और 12th में आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि और वृद्धि अयादि संधि, ये संधियां आपको 11th और 12th में साइंस में पढ़ाई जाती हैं, जिसे हम सामान्य हिंदी कहते हैं। अब मैं प्रारंभ करता हूं, संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा कि संधि का मतलब होता है, सामान्य भाषा में मेल कहते हैं उसको। हमारे इतिहास में भी कहीं कहीं वर्णित है कि संधि, दो राजाओं के बीच में संधि हुई। दो राजाओं के बीच में संधि का मतलब होता है उनमें जो मतभेद था वह दूर हो गया और दोनों राजा जुड़ गए। और यहाँ संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ये संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है जोड़ या मेल। अब संधि की जो परिभाषा बनती है, जिसे हम संधि की परिभाषा कहते हैं, यह थोड़ा सा दो तरह से समझाया जाता है बच्चों के बीच में। एक तो संक्षिप्त में कह दिया जाता है, दो निकट वर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन संधि में दो शब्दों का मेल होता है, न कि वर्णों का मेल होता है। जब दो शब्द होते हैं और उन शब्दों के प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है, न कि दो वर्णों का मेल। अगर हम ऐसे कहते हैं साधारण में, तो क एक वर्ण है, इसके बाद म एक वर्ण है और इसका हो जाता है कम, ये संधि नहीं हुई, एक शब्द बना।
ये संधि नहीं हुई, एक शब्द बना, इसीलिए इसकी जो पूर्ण परिभाषा है वह है जब दो शब्द पास पास हों और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का जब मेल होता है उससे जुड़े हुए शब्दों में जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। ये पूर्ण परिभाषा हुई। जब दो शब्द पास पास हों और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का जब मेल होता है, उससे जुड़े हुए शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जब दोनों शब्द जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद जो नवीन शब्द बनता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि जैसे उदाहरण देकर के जरा सा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक शब्द है विद्यालय, एक शब्द है विद्यालय। विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या धन आलय। अब देखिए विद्या धन आलय ये दो शब्द थे। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान शिक्षा, आलय का अर्थ होता है घर। जहाँ शिक्षा मिलती हो उस घर को हम विद्यालय कहते हैं। यहाँ जहाँ अधिकांश मात्रा में बच्चे पढ़ते हों उसे हम विद्यालय कहते हैं। यहाँ देखिए ये दो शब्द हैं और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो आ है और फिर द्वितीय शब्द का भी अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण क्या है, वो आ है। अब दोनों जब मिलते हैं इनसे एक नवीन शब्द बनता है, वो वर्ण बनता है, अक्षर बनता है, वह है आ, वह है आ। अब देखिए आ, अब ये आ दो आ हैं, दोनों आ मिलकर के एक दीर्घ आ बन गए और इसमें परिवर्तन हो गया। अगर वैसे जोड़ते हम कि ये बनता विद्या आलय, विद्या आलय। लेकिन यहाँ जो परिवर्तन हुआ, ये हो गया दोनों आ का ये आ और ये आ दोनों मिलकर के यहाँ आ बन गए, आ गया। इसीलिए इसके बीच में जहाँ दोनों शब्द मिलते हैं वहाँ परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन हुआ, इसीलिए इसे हम संधि कहते हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि जब दो शब्द पास पास होते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जुड़ने से जो नवीन शब्द निर्मित होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतना कंफर्म हो गया होगा कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि किसे कहते हैं।
संधि का अर्थ क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में आपको दिखेगा संधि के भेद। संधि के मूलतः तीन भेद हैं। संधि के मूलतः तीन भेद हैं। कहीं कहीं पर हमारे बच्चे नहीं जानते और न जानकारी में अगर कोई पूछ देता है कि संधि के कितने भेद हैं तो कहने लगते हैं कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। ऐसा नहीं है। संधि के जो मूल भेद है वह तीन है। कितने हैं? तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि। पहला है स्वर संधि। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये तीन भेद हैं। संधि के ये तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि नाम से ही विदित हो रहा है, स्वर। अब स्वर कितने हैं, स्वर क्या हैं, ये भी जानकारी होना जरूरी है। आपको बताते चले कि हमारे स्वर कुल हिंदी में 11 हैं और संस्कृत में 12 हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी के हिसाब से 11 हैं और संस्कृत में एक और जुड़ जाता है, वह है री। इस हिसाब से 12 हो जाते हैं। ये स्वर हैं जिन्हें हम रोज पढ़ते हैं। इन्हीं को हम अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है जो मुख से निकलने वाली ऐसी ध्वनि जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, उसे हम अक्षर कहते हैं। ये अक्षर का ही एक भेद है जिसे हम स्वर कहते हैं, जिसे हम स्वर कहते हैं। अब जहां पर स्वर संधि का मतलब होता है जहां पर स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जहां पर स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जहां पर स्वर का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये हो गया स्वर संधि की परिभाषा। जहां पर स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, जैसा कि अभी बताए थे आपको कि विद्यालय विद्यालय शब्द में आ और आ मिला, यहाँ स्वर है इसीलिए यहाँ स्वर संधि हुई। दूसरा है व्यंजन संधि, जहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। वहां पर व्यंजन संधि होती है। जहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो
और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। और जहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। यहाँ आपको लिखकर भी दिखा दिए कि जहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार विसर्ग संधि में भी होता है, जहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, क्या हो? विसर्ग हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, वहां व्यंजन थोड़ा सा यहां मिस हुआ, वहां विसर्ग संधि होती है। जहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो, वहां विसर्ग संधि होती है। ये रही आपको विसर्ग संधि की परिभाषा और स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आता हूं स्वर संधि के भेद, जो हमें मूलतः आपको आज पढ़ाना है। स्वर संधि, इसके जो मूल भेद हैं वह 5 हैं, वैसे तो 7 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि, छठा पर रूप संधि, सातवां पूर्व रूप संधि। ये 7 संधियां हैं, जो मुख्यतः जो हैं वो 5 संधियां मुख्य हैं और 2 संधियां और हैं, वो भी दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आती हैं। अब मैं आप लोगों को दीर्घ
संधि के बारे में बताऊंगा। दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, दीर्घ संधि बनती कैसे है, ये आपको सिखाने का प्रयास करूंगा और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। ये दीर्घ संधि बताने से पहले एक जानकारी और दे दें कि अक्षर जो होता है, जिसे हम वर्ण बार बार कह रहे हैं, ये हमारे हिंदी में 52 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं और शेष 41 व्यंजन हैं और उनमें भी विभाजन है, लेकिन उस लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता, संधि पे ही फोकस करूंगा। अक्षर के मेल से, जैसा आपको पता हो जाना चाहिए कि अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, बार बार शब्द की बात आ रही है, अक्षरों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। अक्षर जब मिलते हैं तो शब्द बनता है और शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बनता है। अब मैं आता हूं संधि, स्वर संधि पर। स्वर संधि का सूत्र है, स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, यह सूत्र है। अब अकः, अकः क्या है, अकः क्या है, अकः प्रत्याहार है। अकः प्रत्याहार है। हमारे संस्कृत में बताया गया कि माहेश्वर सूत्र है जो 14 हैं, उन 14 सूत्रों में से 4 सूत्र स्वर सूत्र हैं, क्योंकि स्वर की चर्चा हो रही है अभी, केवल हम स्वर पे बात कर लें। 4 सूत्र स्वर सूत्र हैं, उनमें पहला सूत्र है आ ई ऊ ड़, दूसरा है री री क, और तीसरा है ए ओ अंग, और चौथा है ए ओ च। ये 4 सूत्र हैं जिन्हें हम स्वर सूत्र कहते हैं। अब अकः बना कहाँ से, ये अकः बनने का मूल धारणा प्रत्याहार से है। प्रत्याहार बनाने का तरीका होता है कि जिस वर्ण से शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है, उनके बीच में जो अंतिम वर्ण होते हैं वह पूरक वर्ण होते हैं, और उनके बीच में जिन वर्णों के बीच में साधारण से बता दूं कि हलंत लगा है, उनको हमें नहीं लेना है और शेष वर्णों को ले लेना है। यहाँ अ ई उ री और ली, ये हमारे अकः के अंतर्गत आते हैं। अब बताने का तात्पर्य है कि अ ई उ री के बाद ये परिभाषा बनती है, लिखा है सवर्ण, अकः सवर्ण। अकः के बाद अगर सवर्ण आता है तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे यहाँ दिया है आ ई उ री, आ ई उ री के बाद अगर कोई समान वर्ण आता है, समान वर्ण से समझ रहे हैं ना, समान वर्ण का मतलब है आ के बाद आ आता है, ई के बाद ई आता है, उ के बाद उ आता है, री के बाद री आता है, री के बाद ली आता है, तो समान वर्ण है। अगर नहीं आता तो समान वर्ण नहीं है। इसे आप कन्फर्म कर लीजिए। समान वर्ण का मतलब होता है कि आ के बाद यदि आ आता है, ई के बाद ई आता है, उ के बाद उ आता है, री के बाद री आता है और री के बाद री आता है, तो वो समान वर्ण होता है। इतना कन्फर्म हो गया समान वर्ण। इधर माहेश्वर सूत्र भी आप देख लिए कि आई उड़ा ऋ ऋ क य य ङ व छ र ट लण यमंगणम जबंच गणदस जब गणदस
करके ये हमारे कुल 14 सूत्र हैं। इस तरह से संस्कृत में 14 सूत्र हैं और 14 सूत्रों में से प्रत्याहार का निर्माण किया गया है, जिसमें 42 प्रत्याहार बने हैं। ये अब हम आपको ले चलते हैं कि संधि की, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है। दीर्घ संधि की परिभाषा यहीं से स्पष्ट हो गई। यदि हर्ष या दीर्घ आ ई उ री के बाद कोई समान वर्ण आता है तो उस समान वर्ण का दीर्घ रूप हो जाता है। इसकी परिभाषा में आप देख लीजिए। यदि यहाँ थोड़ा सा ये लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आ ई उ री लिख दें तो लोगों को लगेगा कि केवल आ ई उ री के बाद आने पर जो है ये संधि बनती है। अगर आ गया, बड़ी आ गया, बड़ा ऊ आ गया तो नहीं बनती, ऐसा नहीं है। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान वर्ण आए, समान वर्ण आए तो आ ई उ री का दीर्घ रूप हो जाता है। ये परिभाषा बन गई आपकी। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान वर्ण आए तो आ ई उ री का दीर्घ रूप हो जाता है। अब एक उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं किस तरह से यह परिवर्तन होता है, किस तरह से यह बनता है। जैसे आप देख लीजिए, भोजनालय, 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 भोजनालय शब्द है। अब इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो होता है भोजन धन आलय। अब एक चीज यहां कंफर्म कर दें आपको, एक बिंदु इसका, यदि आ के बाद आए, चाहे दोनों तरफ आ हो, चाहे इस तरफ आ हो, इस तरफ आ हो, चाहे दोनों आ हो, हर कंडीशन में इसका दीर्घ रूप होगा। हर कंडीशन में इसका दीर्घ रूप होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आ गया, एक तरफ छोटा आ गया, एक तरफ दीर्घ आ गया, एक तरफ ह्रस्व आ गया तो कंडीशन बदल जाएगी, संधि नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे जो, इसीलिए कंफर्म कर दिए, यहाँ लिख दिया आप लोग की जानकारी के लिए कि भ्रम ना हो कि ये कैसे हो जाता है। अब देखिए, इसको मैं करके बताऊंगा किस तरह से एक दूसरे से मेल हो जाता है। भोजन, ये न है, न में जब हम पढ़ते हैं न, तो न का मतलब होता न, न का मतलब होता है अंत में क्या आ रहा है, आ निकालने के लिए इसको जब हम आ को बाहर करेंगे, मूल रूप से अक्षर अब है, ये मूल अक्षर ये है, नहीं तो इसमें तो आ मिलकर बना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो स्वर हैं वो मूल हैं और जो व्यंजन हैं वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वर की सहायता ना हो तो हम उसे बोल नहीं सकते। यहाँ भोजन
धन अ। अब इधर देखिए आ है। अब इधर बचा लय। क्या बचा? दिखाई दे रहा है? स्पष्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये हो गया भोजन धन अ धन आ धन लय। अब बताया गया परिभाषा में ऊपर, यदि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ री ली के बाद समान वर्ण आए। यहाँ देखिए आ का समान अ है, ई का समान ई है, उ का समान उ है, तो आ का समान आ आया है। इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। दीर्घ का मतलब ह्रस्व आ नहीं, दीर्घ आ। यहाँ भो ज न धन आ, यहाँ भोजन धन आ हो गया। समझ में आ रहा है? अब लय। अब देखिए यहाँ न आधा अक्षर है, वह स्वर की सहायता से मिलकर के पूर्ण होता है। यहाँ जब हम इसको बनाएंगे तो भो ज न, ये न है। क्या है? न में ये आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? भोजना। ये क्या हो जाएगा? ना। इसमें जब आ मिल गया तो भोजना हो गया। क्या हो गया? भोजना। अब बचा लय। अब लय बचा। क्या बचा? अब पूरा हो जाएगा। इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, भोजना लय। ये हो गई आपकी संधि। इस तरह से संधि होती है, भोजन धन आलय, भोजन धन आलय। न का आ और आलय का आ मिल करके दीर्घ हो गया। और जब इससे निकला जाए, इससे हमने आ को अलग किया तो ये आधा हो गया। अगर आधा न होता इसमें दूसरा स्वर जुड़ न पाता, इसीलिए यहाँ दीर्घ हुआ और दीर्घ होने के बाद ये भोजना बना और लय भी जोड़ दिए, भोजनालय हो गया। समझ में आ गया? ये था आपको एक शब्द भोजनालय। अब आता है ई का एक दे उदाहरण आपको। एक हम उदाहरण देते हैं ई का। जैसे कपीस शब्द है, कपीस। इसका विच्छेद जब करते हैं तो कपि धन ईसा हो जाता है। कप माने क्या होता है प्यारे बच्चों? कप माने क्या होता है? बंदर। कप माने क्या होता है? बंदर। और ईसा माने स्वामी, बंदरों का स्वामी। ये अब इसमें कैसे शब्द हमारा बनता है, कपीस कैसे निर्मित होता है, तो यहाँ भी देखिए क प से ई निकाल लिए। ये ह्रस्व ई है, इधर है दीर्घी और इधर है सह। ये ह्रस्व और दीर्घ मिल करके दीर्घ ई हो गया। और ये है कप धन सह। अब क्या हो गया? यहां अब ये कप में मिलेगा, कपी हो गया। क्या हो गया? कपी। और इधर सह है, सह को भी हमने मिला दिया, ये बन गया कपीस। ये क्या बन गया? कपीस। इस तरह से हम जो है आज आप लोगों को दीर्घ संधि के बारे में बताए। और इसमें और उदाहरण हैं, जैसे उ का उदाहरण, और री का उदाहरण, ली का उदाहरण देने में काफी टाइम जाता है। आप इतने से ही समझ गए होंगे कि किस तरह से संधि बनाई जाती है, किस तरह से संधि बनती है। और ये
दीर्घ संधि हो गई। अब आज इतना ही पाठ्यक्रम होगा और कल अब आप लोगों को और पाठ्यक्रम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। गुण संधि पढ़ाएंगे, वृद्धि संधि पढ़ाएंगे, यण संधि पढ़ाएंगे और अयादि संधि पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही आज के पाठ्यक्रम में संधि का दीर्घ संधि पढ़ाया गया। आपको जहाँ न समझ में आया हो वहाँ कमेंट करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस विषय में जानकारी हो सके। धन्यवाद।